हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमृत ज्ञान। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज्यादा कॉमन एंड सीरियस मेंटल कंडीशन, दैट इज डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, और ये दोनों ही कंडीशन किसके अंदर आती है? मूड डिसऑर्डर्स के आती है। ठीक है, तो मूड डिसऑर्डर्स को हमने इन द प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस किया था कि मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्या इनका आईसीडी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और इसके अंदर कल हमने मेनिया इन डिटेल डिस्कस किया था। सो आज हम बस उसे जस्ट रिकैप करते हैं कि मूड डिसऑर्डर क्या था। तो कल हमने पढ़ा था कि मूड डिसऑर्डर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अफेक्टिव डिसऑर्डर भी बोल रहे हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? अफेक्टिव डिसऑर्डर। और ये क्या था? ग्रुप ऑफ साइकेट्रिक कंडीशन थी। ग्रुप ऑफ साइकेट्रिक कंडीशंस थे मूड डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब ग्रुप बोला गया है तो कौन कौन सी साइकेट्रिक कंडीशंस इसके अंदर इंक्लूड होंगी? तो क्या क्या थी इसमें इंक्लूडेड? मेनिया, डिप्रेशन एंड बाइपोलर। ठीक है, देखिए ग्रुप ऑफ साइकेट्रिक कंडीशंस जो है ये किसके अंदर रहते हैं? मूड डिसऑर्डर्स के अंदर रहते हैं। किसी इंसान में मेनिया हो गया है, ठीक है, किसी इंसान में मेनिया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन है इसके अंदर क्या है? कंप्लीटली ओवर एक्टिविटी के सिम्टम्स रहेंगे। तो ये जो पहला पर्सन है इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है? मेनिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पे एक दूसरा इंडिविजुअल है, ये क्या इसके अंदर कंप्लीटली डिक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी, डिक्रीज्ड इमोशंस, डिक्रीज्ड मूड, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये कैसा पर्सन है? डिप्रेसिव पर्सन है। ठीक है, तीसरा पर्सन वो है जिसके अंदर जो है वो आधे तो मेनिया के सिम्टम्स प्रेजेंट है और आधे क्या? डिप्रेशन। मतलब कभी उसको मेनिया आ जाता है, कभी मेनिया की साइकिल आ जाती है, और वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो थोड़ा देर के लिए नॉर्मल मूड में रहेगा, फिर नॉर्मल मूड के बाद वो कौन से साइकिल में चला जाएगा? डिप्रेशन की साइकिल में चला जाएगा। ठीक है, उसको क्या डेवलप हो जाएगा? डिप्रेशन। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इन्हीं तीन कंडीशंस को मिलाकर क्या बन रहा है? उसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? मूड डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कल हमने जब इसको डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि मूड डिसऑर्डर बेसिकली क्या है? एक ग्रुप ऑफ साइकेट्रिक कंडीशन है जहां पे क्या हो, या तो फुल्ली इंसान के अंदर पूरी तरीके से या तो मेनिया प्रेजेंट हो, या तो पूरी तरीके से डिप्रेशन प्रेजेंट हो, या तो पार्शियल। ठीक है, आधा, कभी कभी डिप्रेशन आ रहा है तो कभी मेनिया आ रहा है। ठीक है, फुल और पार्शियल, मेनिक और डिप्रेसिव एपिसोड। ओके, तो हमने ये कल पढ़ा था कि मूड डिसऑर्डर क्या है? एक तरीके का अफेक्टिव डिसऑर्डर है, इसको अफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। और ये ग्रुप ऑफ साइकेट्रिक कंडीशंस है जहां पे क्या हो रहा है कि फुल या तो पूरी तरीके से मेनिया हो एक इंडिविजुअल के अंदर, या तो आधा मेनिया आधा डिप्रेशन हो, या तो पूरी तरीके से डिप्रेशन हो। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ साइकेट्रिक कंडीशंस थी। इसके अलावा हमने आईसीडी क्लासिफिकेशन भी देखा था मूड डिसऑर्डर्स का। ठीक है, आईसीडी क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि F30 से F39 जो है वो हमने मूड डिसऑर्डर्स को बोल दिया था कि ये क्या है? मूड डिसऑर्डर्स है। ठीक है, हमने क्या बोला था कि F30 से F39 में हमने किसको रख दिया है? मूड डिसऑर्डर्स को रख दिया था। ठीक है, तो F30 जहां पे क्या था? मेनिक एपिसोड्स आ रहे थे F30 में। अगर हम बात करें F31 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर था। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर था। F32 में हमने डिप्रेसिव एपिसोड पढ़ा था। डिप्रेसिव एपिसोड आ रहे हैं। F33 हमारा रिकरेंट
डिप्रेसिव एपिसोड आ रहे हैं। F34 अदर सॉरी पर्सिस्टेंट मूड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट F38 आता है, तो 38 में अदर डिसऑर्डर्स रहते हैं। और अगर हम बात करें F39 की, तो इसमें अनस्पेसिफाइड, जिसको किसी भी स्पेसिफिकेशन नहीं, किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, तो दैट इज अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था कि आईसीडी क्लासिफिकेशन किस तरीके से मूड डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हमने ऑलरेडी मीडिया को हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, डिप्रेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं सबसे पहले डिप्रेशन। सो देखिए क्या होता है कि हम सभी कभी ना कभी बहुत ज्यादा उदास होते हैं। ठीक है, और ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है एक इंडिविजुअल का टुवर्ड स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन अगर यही उदासी जो है वो कई हफ्तों तक चल रही है, कई महीनों तक चल रही है, और अब जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, उसकी जो डेली फंक्शनिंग है, जो डेली एक्टिविटीज है, वो हैम्पर हो गई है। जैसे वो ईटिंग की जो उसकी डेली एक्टिविटीज है, ठीक है, बाथिंग है, ठीक है, नॉर्मल थिंकिंग है, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो हैम्पर हो रहे हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज डिस्टर्ब हो रही हैं। अगर ये नॉर्मल फंक्शनिंग, जो डेली फंक्शनिंग है, ये कहीं ना कहीं अगर अफेक्ट हो जाए, ठीक है, तो वो सैडनेस अब सिर्फ सैडनेस नहीं रहेगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो सैडनेस है वो कन्वर्ट हो गई है, इसमें कन्वर्ट हो गई है क्लिनिकल डिप्रेशन में। ठीक है, जैसे हमने नाम दिया है क्लिनिकल डिप्रेशन। ठीक है, तो ये क्लिनिकल डिप्रेशन को हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक लाइन में बात करें, डिप्रेशन क्या है, कि तो डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे पेशेंट लगातार सैड फील कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो सैडनेस उसकी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है। जो भी टास्क, जो भी उसके डे टू डे के टास्क है, वो उन्हें कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वही क्या है, डिप्रेशन है। और क्लिनिकल डिप्रेशन को हमने किससे डिनोट किया है, क्या उसका दूसरा नाम क्या है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। कॉमनली, बहुत कॉमनली देखा जाता है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि WHO के अकॉर्डिंग टू WHO 280 millions of people are suffering from depression। ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग 280 मिलियन पीपल जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, और हर 49 सेकेंड्स में एक सुसाइडल अटेम्प्ट होता है। तो बहुत ज्यादा कॉमन कंडीशन है डिप्रेशन, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, इसके अंदर क्या चीजें देखने को मिलेगी, पर्सिस्टेंट सैडनेस। ओके, तो पर्सिस्टेंट सैडनेस मतलब यहाँ पे जो पेशेंट है वो लगातार सैड फील करेगा। ठीक है, तो पर्सिस्टेंट सैडनेस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर। ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, जो काम करने में पेशेंट को पहले मजा आता था, जिस काम जिसको खत्म करने में उसे पहले इंटरेस्ट आता था, अब वो इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पेशेंट का खत्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है रवि नाम का, वो उसको पेशेंट को पहले क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था, दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, बाहर घूमना बहुत पसंद था, लेकिन कुछ 3-4 हफ्तों से अगर हम उसे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक बंद कमरे में रखता है, क्रिकेट खेलने भी नहीं जाता, उसके लिए इतना टफ हो गया है कि वो अपने आप को उस बेड से भी नहीं उठा पा रहा। तो कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर देखने को मिलता है डिप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट है
कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन डेली एक्टिविटीज, जो भी डेली एक्टिविटीज है, इवन खाना नहीं खाना, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करना, बाथिंग नहीं करना, ठीक है, जो भी उसकी थिंकिंग है, डे टू डे प्रोसेस में जो थिंकिंग की नीड है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम होता है डिप्रेशन का, ठीक है। एंड अ वैरायटी ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, डिप्रेशन की वजह से क्या आ रहा है, इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिपेशन आ रहे हैं, ठीक है, वुमेन्स में बेसिकली इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो रही हैं, दूसरी तरफ और माइग्रेन जैसी कंडीशन है, पूरा बॉडी एक हो रहा है, तो इस तरीके के फिजिकल सिम्टम्स भी कहीं ना कहीं इंक्लूड रहते हैं डिप्रेशन में। और साथ ही साथ इमोशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिना बात के रोने लग जाना, ठीक है, तो ये क्या है, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। सो डिप्रेशन क्या है, एक कॉमन मेंटल कंडीशन है जहां पे पर्सन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली सैड फील कर रहा है, और साथ ही साथ उसको क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट खत्म हो गया है चीजों को करने का, और साथ ही साथ क्या है, फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, और ये सारी चीजें मिलकर एक पर्सन की एबिलिटी को अफेक्ट कर रही है टू फंक्शन, ठीक है, तो ये क्या है, डिप्रेशन। अगर हम बात करें इसके प्रेवलेंस रेट की, तो अगर हम प्रेवलेंस रेट की बात करें तो ग्लोबली में मैंने बताया 280 मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ओके, सो इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, तो ये एक बेसिकली लीडिंग कॉज है, इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ, ठीक है, तो इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। इसके अलावा इफ हम इंडिया में बात करें, so according to national mental health survey, ठीक है, that was conducted by निम्हांस, ठीक है, तो निम्हांस ने एक सर्वे कंडक्ट किया, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, उसमें एवरी 15%, मतलब इन 100% जो है 15% आर अफेक्टेड फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है, तो 100 लोगों में 15% को चांसेस है डिप्रेशन डेवलप होने के, तो ये जो इट वाज कंडक्टेड बाय अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, दिस डेटा वाज गिवन बाय नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, ठीक है, एंड दैट वाज गिवन बाय, ठीक है, डिमांड्स क्या है, ठीक है, तो निम्हांस, एंड ये बेसिकली जो निम्हांस है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसने नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे किया और उसने देखा कि हर 100 लोग में 15 लोग जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से अफेक्टेड है, ठीक है, और ये निम्हांस जो है वो बेसिकली 1974 में स्टैब्लिश हुआ था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो ये प्रेवलेंस रहा है, ग्लोबली इतना रहा है, इंडिया में इतना है, ठीक है, और अगर हम देखें एक तरीके से वुमेन्स में ज्यादा अफेक्टेड है या फिर मेंस में ज्यादा अफेक्टेड है, तो चांसेस जो है वो वुमेन्स में देखें तो वुमेन्स में 20 to 26% तक चांस है डेवलप होने के, और वहीं अगर मेंस में देखें तो वहां पे चांसेस जो गए हैं वो अराउंड 12% गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो फीमेल्स है दे आर हैविंग अ मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन देन मेल्स, ओके। इसके अलावा जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, जो लोग अर्बन रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, जो लोग अर्बन रेजिडेंट्स हैं, इसके अलावा जो 20 to
30 ईयर्स वाले जो लोग हैं, जो बहुत ज्यादा एक्टिवली एकेडमिक एरिया में इन्वॉल्व रहते हैं, सो उनको भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। सो दीज आर द प्रेवलेंस रेट फॉर डिप्रेशन। तो अभी तक हमने डिस्कस किया डिप्रेशन क्या है और इसके प्रेवलेंस रेट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आईसीडी क्लासिफिकेशन क्या है डिप्रेशन का। ओके, सो आईसीडी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिप्रेशन का। क्या आईसीडी क्लासिफिकेशन रहेगा डिप्रेशन, ठीक है। सो हमने जब मूड डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया था, तो उसमें हमने देखा था कि F30 से F39 क्या था, मूड डिसऑर्डर्स थे। और डिप्रेशन क्या है, मूड डिसऑर्डर का एक टाइप है। तो F30 में मेनिया था और F31 में बीपी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। F32 में डिप्रेशन है और F33 में भी कहीं ना कहीं रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। रिकरेंट डिप्रेसिव, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिप्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। और डिप्रेशन कहाँ आता है, F32 में आता है और लास्टली F33 में, ठीक है। तो हम F32 से स्टार्ट करेंगे कि F32 में क्या रहेगा, F32 विल बी डिप्रेसिव एपिसोड। ओके, सो F32 में क्या हमने लिखा है, डिप्रेसिव एपिसोड। जो भी डिप्रेशन वाले पेशेंट्स हैं, आइदर उनको माइल्ड डिप्रेशन हो, आइदर उनको मॉडरेट डिप्रेशन हो, सीवियर डिप्रेशन हो, या सीवियर डिप्रेशन ऐसा हो गया हो कि उसमें अब साइकोस्टिक सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, हैलुसिनेशन आ रहे हैं, डिल्यूजन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो डिप्रेशन वाले लोग हैं, उनको हमने कौन सी कैटेगरी में रखा है, F32 की कैटेगरी में रखा है। अब क्योंकि इसके भी टाइप्स होते हैं, तो सेम हम वही मेथड फॉलो करेंगे, 0.0 0.1 करके हम इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। सो F32.0 सबसे पहले F32.0 में आता है माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है। F32.0 में सबसे पहले क्या आएगा, माइल्ड डिप्रेशन, बहुत हल्का सा डिप्रेशन है, अभी बहुत ज्यादा सीवियर नहीं चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू F32.1 जिसमें रहेगा मॉडरेट डिप्रेशन, थोड़ा सा बढ़ा हुआ, माइल्ड से थोड़ी सी कंडीशन आगे बढ़ गई है, तो उसको हम बोल रहे हैं मॉडरेट डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू F32.2, ठीक है। माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, अब आएगा सीवियर डिप्रेशन, ठीक है। 32.2 में आता है सीवियर डिप्रेशन। देखिए यहाँ पे जो डिप्रेशन होगा वो सीवियर तो होगा, पर अभी इतना ज्यादा सीवियर नहीं है कि उसके अंदर हैलुसिनेशन डेल्यूजन आ जाए, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं साइकोटिक सिम्टम्स आ जाए, ठीक है। तो सीवियर डिप्रेशन विल बी विदाउट, ये सीवियर डिप्रेशन विल बी विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है कि जो सीवियर डिप्रेशन है, अब वो और भी ज्यादा इतना सीवियर हो गया है कि अब उसमें क्या आ रहे हैं, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। 32.3 विल बी सीवियर डिप्रेशन, ठीक है। अब वो इतना ज्यादा सीवियर हो गया है कि उसके अंदर क्या आ गए हैं, कंडीशंस, डिल्यूजन और हैलुसिनेशंस प्रेजेंट हो गए हैं। तो सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि अब पूरी तरीके से हमने क्लासिफिकेशन कर दिए, तो कुछ क्या होते हैं, अदर डिप्रेसिव एपिसोड्स भी होते हैं, ठीक है। तो 32.8 जो रहेगा दैट विल बी
अदर डिप्रेसिव एपिसोड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं F32.9, ऐसा डिप्रेसिव एपिसोड जो अनस्पेसिफाइड है। सो ऐसा डिप्रेसिव एपिसोड जो कि अनस्पेसिफाइड है उसको हमने 32.9 के अंदर रखा है। ठीक है, और लास्ट है F33 जो हमने पढ़ा था मूड डिसऑर्डर्स में, क्या था? रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड। ठीक है, तो ये क्या था? जब आप इसको थोड़ा सा आईसीडी क्लासिफिकेशन को थोड़ा गौर से देखो तो ये जो 32 वाली जो सीरीज है, ठीक है, 0.2, 0.3, 0.8, 0.9, ठीक है, 0.9 तक वाली जो सीरीज है ये कहीं ना कहीं सिंगल डिप्रेसिव एपिसोड्स के डिसऑर्डर्स को इंडिकेट करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी डिप्रेशन के एपिसोड है वो सिर्फ अभी क्या है, एक बार आए हैं। ठीक है, वहीं पे जो F33 वाली जो कैटेगरी है, ठीक है, F33 वाला जो आईसीडी क्लासिफिकेशन हमने F33 में लिखा है वो क्या है? रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड। मतलब यहाँ पे पर्सन को एटलीस्ट पास्ट हिस्ट्री रहती है ऑफ 2 डिप्रेसिव एपिसोड। ठीक है, उसको 2 बार पहले भी डिप्रेशन डायग्नोस हो चुका है और उसी को हमने क्या बोला है? रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड। रिकरेंट मतलब बार बार जो डिप्रेशन डायग्नोस किया जाना है। ठीक है, तो ये क्या है? ICD-10 क्लासिफिकेशन है किसका? डिप्रेशन का। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि डिप्रेसिव एपिसोड को किस कैटेगरी में रखा गया है तो F32 के अंदर सारे डिप्रेशन के कंडीशंस को हमने F32 के अंदर रखा। ठीक है, सो ये बेसिकली डिप्रेशन था। डिप्रेशन के अंदर प्रेवलेंस रेट हमने देखा था और अभी तक हमने ICD-10 क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो रहेगा दैट विल बी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, इटियोलॉजी मतलब अब ये डिप्रेशन जो है वो किन किन कंडीशंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्या क्या कॉजेस हैं जो डिप्रेशन को कॉज कर रहे हैं। ठीक है, सो दो चीजें यहाँ पे लिखी हैं। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल थ्योरीज है और दूसरा क्या है? साइकोसोशल थ्योरीज है। ठीक है, तो एक क्या है? बायोलॉजिकल थ्योरीज है और दूसरा क्या है? साइकोसोशल थ्योरीज है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल थ्योरीज बेसिकली ये बोलती है कि अगर एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, इंटरनली कई चेंजेस अगर हो जाए, ठीक है, जैसे केमिकल्स में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, या फिर हार्मोन्स में कोई चेंज आ जाए या जीन्स में किसी तरीके के कोई चेंजेस आ जाए तो वो क्या करते हैं? डिप्रेशन कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल थ्योरीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है, तो बायोलॉजिकल थ्योरीज में क्या बोला कि इफ अगर इंटरनल बॉडी में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, चेंजेस लाइक जीन्स में, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हार्मोनल्स में, कोई हार्मोन्स में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे न्यूरोकेमिकल। सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट विल बी न्यूरोकेमिकल थ्योरी। ओके, सो न्यूरोकेमिकल थ्योरीज के अकॉर्डिंग, अब न्यूरोकेमिकल्स क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल्स है जो ब्रेन यूज करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें किसका रोल रहेगा? इसमें जो रोल रहेगा दैट विल बी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अगर न्यूरोट्रांसमीटर में किसी भी तरीके का डिसरेगुलेशन हो जाए, ठीक है, किसी भी तरीके की अबनॉर्मलिटी हो जाए, इनका अगर लेवल लो हो जाए तो उस कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है? डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में डोपामीन वगैरह डिस्कस किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वही डोपामीन जो है, हमने देखा था क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? for the pleasure and motivation, for the pleasure and motivation।
तो मेनिया में जब ये इंक्रीज हो रहा था, डोपामिन का लेवल जब बढ़ रहा था, तो प्लेजर जो है वो इंसान को ज्यादा आ रहा था, जो वो यूफोरिया की स्टेज में जा रहा था, ठीक है। और मोटिवेशन भी मिल रहा था उसे, तो वो काम काज भी कर रहा था, रिस्क टेकिंग बिहेवियर डेवलप कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डोपामीन का लेवल जो होता है वो गिर जाता है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको प्लेजर एंड मोटिवेशन जैसी चीजें नहीं आती, वो एक जगह बैठा रहेगा, उसका काम करने में कोई मन नहीं लगेगा, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्लेजर वगैरह नहीं मिलेगा, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कि लॉस ऑफ, एक तो इंटरेस्ट रहेगा, और मोटिवेशन नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन आप बोल सकते हो। लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से पेशेंट कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड फंक्शनिंग में रहेगा, ठीक है, रिड्यूस्ड फंक्शनिंग में आपको दिखेगा, ठीक है। तो डोपामीन का लेवल अगर डिक्रीज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कहीं पे नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल डिस्कस हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अब नॉरएपिनेफ्रिन क्या कर रहा था, अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अलर्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और एनर्जी दे रहा था कहीं ना कहीं एक पर्सन को कि हाँ भाई काम करना है, ठीक है। लेकिन अगर यही जो है वो डिक्रीज हो जाए, नॉरएपिनेफ्रिन अगर डिक्रीज हो जाए, तो क्या एनर्जी मिल पाएगी, ठीक है, नहीं मिल पाएगी। तो पेशेंट कहाँ जाएगा, बिल्कुल ही अंडर एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, अंडर एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। वहीं पे अलर्टनेस जो है, तो इंसोम्निया जैसी कंडीशन डेवलप होगी, पेशेंट को नींद नहीं आएगी, ठीक है, इंसोम्निया आप देख सकते हो। और लेस एनर्जेटिक पेशेंट रहेगा, ठीक है, लेस एनर्जेटिक पेशेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो तीसरा न्यूरो ट्रांसमीटर है, दैट विल बी सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन कहीं ना कहीं मूड को स्टेबलाइज करने में, इमोशंस को स्टेबलाइज करने में रिस्पॉन्सिबल था, और अगर इसका लेवल भी रिड्यूस हो जाए तो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये क्या थी, न्यूरोकेमिकल थ्योरी थी, जहां पे हमने ये देखा कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जिसमें हमने डोपामीन के लेवल की बात करी, सेरोटोनिन की बात करी, और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल की बात हमने यहाँ पे की है। सो नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर जो नेक्स्ट रहेगा, दैट विल बी जेनेटिक, ठीक है। तो बी पार्ट जो है दैट विल बी जेनेटिक, ठीक है। सो जेनेटिक को अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो जेनेटिक के अंदर क्या रहेगा कि हमने जैसे मीनिया में बोला था कि मीनिया जो है वो ऑफन रन इन फैमिलीज, ठीक है, बेसिकली इनहेरिटेड डिजीज है। सेम लाइक डिप्रेशन इज आल्सो इनहेरिटेड, ठीक है, इनहेरिट की जा सकती है। मतलब अगर घर में भाई को, बहन को, या फिर मदर को, फादर को क्या है, डिप्रेशन है, तो उस कंडीशन में आपको भी चांसेस रहते हैं कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो डिप्रेशन जो है इनहेरिटेड डिजीज है। साथ ही साथ जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, अगर कंपेयर किया जाए जनरल पॉपुलेशन से, ठीक है, तो जनरल पॉपुलेशन से अगर इन्हें कंपेयर किया जाए, तो जनरल पॉपुलेशन को रिस्क जो है वो कम रहता है एज कंपेयर टू फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिग्री रिलेटिव है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, दे हैव मोर रिस्क, ठीक है, दे हैव मोर रिस्क। वही सेम कंडीशन, जितना ज्यादा क्लोज रिलेटिव होगा उसको उतना ही ज्यादा रिस्क होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है, दे हैव मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं दैट विल बी, अगर ट्विन स्टडीज की बात करें, ठीक है, तो ट्विन्स, तो आइडेंटिकल अगर ट्विन्स है, आइडेंटिकल ट्विन्स जो है उनके अंदर कितना परसेंट चांसेस, 60 to 70% ऑफ चांसेस रहते हैं कि उनको क्या होगा, अगर एक ट्विन को डायग्नोस हुआ है डिप्रेशन,
तो चांसेस आर देयर कि जो दूसरा बेबी है उसके अंदर भी मोर देन 70% चांसेस रहते हैं, 60 to 70% चांसेस है कि दूसरे बेबी के अंदर भी क्या रहेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये जेनेटिक फैक्टर है कि जीन्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम सी पार्ट देखते हैं। बायोलॉजिकली हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, बायोलॉजिकल, ठीक है। इसमें ए हमने न्यूरोकेमिकल देखा, बी हमने जेनेटिक, और तीसरा जो है हम देख रहे हैं एंडोक्राइन थ्योरीज। ठीक है, सो एंडोक्राइन थ्योरीज बेसिकली क्या कह रहे हैं कि एंडोक्राइन एक सिस्टम है जो कि क्या करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम कंटेन कर रही है जो हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसका क्या नाम है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी तरीके के स्ट्रेस एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या काम करता है, एचपीए एक्सिस काम करता है। ये क्या काम करता है, एचपीए एक्सिस। इसको हम इन डिटेल देखते हैं। अगर हम इसे ब्रेक करें, ठीक है, तो H4 आता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो H4 क्या है, हाइपोथैलेमस। P4 क्या है, प्यूटरी ग्लैंड। और अगर हम ए देखें तो एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो अगर हम इसको एचपीए एक्सिस को कंबाइंड फॉर्म में बोले तो ये क्या है, स्ट्रेस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो स्ट्रेस, जब भी कोई तरीके का स्ट्रेस से हम एक्सपोज करते हैं, कोई स्ट्रेसर हमारी लाइफ में आता है, तो एचपीए एक्सिस काम करता है। अब क्या करता है, ठीक है, तो एचपीए एक्सिस मैंने बताया ये एक स्ट्रेस कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस से लड़ने में हमें ताकत देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एच फॉर हाइपोथैलेमस, पी फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, ए फॉर एड्रीनल ग्लैंड। अब ये क्या करती है, कैसे काम करती है, देखिए जब भी कोई स्ट्रेस आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या करता है, सबसे पहले कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, सीआरएच को रिलीज करता है। तो सबसे पहले अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो स्ट्रेस हमारी लाइफ में आया और स्ट्रेस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस को टारगेट किया, हाइपोथैलेमस को ट्रिगर किया, जिसकी वजह से सीआरएच रिलीज हुआ। ठीक है, सीआरएच का रिलीज होगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, सीआरएच को रिलीज किया। ओके, तो सीआरएच क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सीआरएच क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो इट विल ट्रिगर पिट्यूटरी ग्लैंड। और क्यों ट्रिगर करेगा, क्या काम है, क्या पर्पस है इसकी ट्रिगर करने का, टू रिलीज ACTH। ठीक है, अब यहां कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, दैट विल बी ACTH। ठीक है, दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देती हूँ। सॉरी, ठीक है, तो ACTH रिलीज हो गया। ACTH रिलीज होने के बाद क्या होगा, जैसे ही ACTH रिलीज होगा वैसे ही ACTH अब किसको एक्टिवेट कर देगा, एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, सो इट विल एक्टिवेट, तो ACTH है, ठीक है, इट विल एक्टिवेट एड्रीनल ग्लैंड। और जब ये एड्रीनल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी
तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का सिक्रीशन होगा, ठीक है, कॉर्टिसोल का सिक्रीशन होगा। और कॉर्टिसोल बेसिकली क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, क्या है, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। अब यही कॉर्टिसोल क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, कि कोई भी स्ट्रेस हमारी लाइफ में आ रहा है, हमें उससे लड़ना है, हमें उससे कोप अप करना है, ठीक है, दैट इज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए ये हमें क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये कॉर्टिसोल का सिक्रीशन है, ठीक है। अब यही कॉर्टिसोल का सिक्रीशन अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मूड स्टेबलाइजेशन में प्रॉब्लम होगी और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कॉज हो सकता है, ठीक है। सो हम इसको एक बार देख लेते हैं। एंडोक्राइन थ्योरीज ने बोला था कि कोई भी लाइफ में हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस आएगा तो एचपीए एक्सिस एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एचपीए एक्सिस को मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड मिलकर क्या काम करती है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब जैसे हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सबसे पहले कोई स्ट्रेस आया वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को ट्रिगर कर देगा कि तुम क्या रिलीज करो, सीआरएच को रिलीज करो, दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को आप क्या करो, सिक्रीट करो, ठीक है। अब ये जैसे ही सीआरएच रिलीज होगा उसके बाद ये क्या कर देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा कि क्या रिलीज करो, एसीटीएच रिलीज करो, ठीक है। और जैसे ही एसीटीएच रिलीज होगा वैसे ही क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी और वो कॉर्टिसोल का सिक्रीशन करेगी, जो अब हमें क्या मिलेगी, वहां से एनर्जी मिलती है कि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेस को कोप अप कर सके, उससे लड़ सके, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन जो है वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अभी यही, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीशन इसका हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब इस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या फिर एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर्ली एक्टिवेट कर रही है या नहीं, प्रॉपर्ली एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो गई है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी में काम कर रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल का सिक्रीशन प्रोडक्ट कर रही है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट कराते हैं, दैट इज डेक्सामीथासोन सप्रेशन, ठीक है। ये टेस्ट बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है कि कहीं एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये क्या था कि एंडोक्राइन थ्योरीज थी और जेनेटिक कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कौन सी थ्योरी पे, कि एक और थ्योरी बनी जिसमें हम बोल सकते हैं कि किरकाजियन रिदम थ्योरी, ठीक है। तो किरकाजियन रिदम थ्योरी, तो बेसिकली जो किरकाजियन साइकिल होती है, ठीक है, क्या बोला कि बॉडी के अंदर एक क्या है, एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है। इसको किस तरीके से देखा गया, एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह इसको देखा गया, जिसको बोला गया क्या, किरकाजियन रिदम ऑफ साइकिल। अब ये जो किरकाजियन साइकिल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो स्लीप वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लीप वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जनरली ये बताती है कि कब हमारी बॉडी जो है वो अलर्ट और अवेक रहेगी, ठीक है, रहती है, और दूसरी चीज कब हमारी बॉडी जो है वो एकदम रेस्ट और रेडी है स्लीप लेने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके की स्लीप वेक साइकिल है जो स्लीप को रेगुलेट कर रहा है, जो भी 24 आवर्स की जो भी स्लीप वेक साइकिल है उसको क्या कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। अगर इस साइकिल में किसी तरीके की कोई डिस्टरबेंस आ जाए, किरकाजियन साइकिल में किसी तरीके की कोई डिस्टरबेंस आ जाए ड्यू टू
इसकी वजह से ड्यू टू हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से, ठीक है, अगर हार्मोन्स के फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं बॉडी में, ठीक है, तो फ्लक्चुएशंस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ठीक है, या फिर मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट की वजह से, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ड्यू टू हार्मोनल फ्लक्चुएशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और जो भी हमारे मेडिकेशंस होते हैं जो कि साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं, तो उन साइड इफेक्ट्स की वजह से क्या होता है, ये कार्डियक रिदम साइकिल जो होती है ये कहीं ना कहीं डिसफंक्शन हो जाती है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, और जिसकी वजह से इंसोम्निया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एंड दैट कैन आल्सो लीड टू डिप्रेशन, ठीक है। सो ये कार्डियक रिदम साइकिल, कार्डियक रिदम थ्योरी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो डिप्रेशन के जो पर्सन है, ठीक है, जो भी डिप्रेशन से अफेक्टेड लोग हैं, उनके अंदर एक ब्रेन एनाटमी भी बोला गया है कि ब्रेन की एनाटमी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। कैसे, जो भी डिप्रेशन के लोग हैं उनके अंदर अगर हम एमआरआई सीटी वगैरह करा के देखें, तो जो भी बेसल गैंग्लिया है, जो भी फ्रंटल एरिया है, जो भी सेरेबेलम एरिया है, वहां पे लॉस ऑफ न्यूरॉन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने किसमें देखी, बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर देखी। एक बार इसे समराइज करते हैं कि हमने बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर क्या क्या देखा। न्यूरोकेमिकल देखा, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और डिप्रेशन को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। न्यूरोकेमिकल्स में फिर हमने जेनेटिक देखा, ठीक है, जेनेटिक देखा कि कैसे जीन्स रिस्पॉन्सिबल है डिप्रेशन के लिए। एंडोक्राइन थ्योरीज, कैसे हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वो देखा हमने, ठीक है। लास्ट हमने क्रिकार्डियन साइकिल देखी थी, क्रिकार्डियन साइकिल देखी थी, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट विल बी ब्रेन एनाटॉमी, ठीक है, चेंजेस इन ब्रेन एनाटॉमी किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये हमने किसमें डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल थ्योरीज में डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू साइकोसोशल थ्योरी, ठीक है। अब कुछ साइकोसोशल थ्योरीज भी है जिसकी वजह से क्या है, डिप्रेशन डेवलप हो रहा है। इसमें सबसे पहला आता है आपका ठीक है, सबसे पहला क्या आता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी जो है वो बेसिकली एरॉन बेक ने दी है, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक ट्रायड है, ठीक है, जहां पे एक पर्सन की अगर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, ठीक है, अगर एक पर्सन की नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है अबाउट सेल्फ, ठीक है, अबाउट वर्ल्ड, अबाउट फ्यूचर, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन को कॉज करता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, अगर एक पर्सन का नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है कि खुद के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, और अपने फ्यूचर के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ एक पर्सन को लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन जो है वो एक एग्जाम में फेल हो गया है, तो वहां यहाँ पे वो किस तरीके का सेंटेंस फ्रेम करेगा कि आई एम अ फेलियर, खुद को दोषी दे रहा है कि आई एम अ फेलियर, और साथ ही साथ जो है वो वर्ल्ड बोल रहा है कि कहीं ना कहीं स्कूल जो है यूजलेस है, स्कूल जो है वो होपलेस है, स्कूल में मैं नहीं पढ़ाई कर पा रहा हूँ, स्कूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं वो स्कूल को भी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा है। और एंड आई विल नेवर बी सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, आई विल नेवर बी एबल टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, अपना फ्यूचर पहले से नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा है कि प्रेडिक्ट कर लिया है कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में सक्सीड नहीं कर सकता। तो ये क्या है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, जहां पे बोला गया कि एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है एक पर्सन के अंदर डिप्रेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली थ्योरी थी कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। सेकेंड जो है दैट विल बी लर्न्ड हेल्पलेसनेस, ठीक है।
सो लर्न हेल्पलेसनेस हेल्प सॉरी ठीक है, सो लर्न हेल्पलेसनेस, लर्न हेल्पलेसनेस का मतलब है कि यहाँ पे पर्सन जो है वो बार बार ट्राई करने के बाद भी कहीं ना कहीं उसे रेपिटेटिव फेलियर मिल रहा है। ठीक है, कोई सिचुएशन है या कोई एग्जाम है, ठीक है, वो बार बार उसको अटेम्प्ट करता है और अटेम्प्ट करने के बाद उसको क्या मिल रहा है, बार बार उसको फेलियर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वो गिव अप कर देता है। ठीक है, वो बोलता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब जो भी चीज आएगी अब मैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करूंगा। तो ये क्या है, लर्न हेल्पलेसनेस, और ये थ्योरी जो दी है दैट वाज गिवन बाय मार्टिन सेलिग्मैन। ठीक है, तो मार्टिन सेलिग्मैन ने ये थ्योरी बेसिकली दी है। ठीक है, तो लर्न हेल्पलेसनेस भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इन द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज साइकोडायनामिक, साइको डायनामिक, सो साइकोडायनामिक थ्योरी फ्रूड की है। ठीक है, फ्रूड की थ्योरी है। सो जब हमने साइकोडायनामिक थ्योरी डिस्कस करी थी इन द मेनिया, उसमें हमने बोला था कि वहां पे एक तरीके का पर्सन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे रिप्रेशन, अगर उसकी लाइफ में कोई दुख आ रहा है, कोई ऐसा सदमा आ गया उसकी लाइफ में, ठीक है, जिसे वो झेल नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब एक अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां पे वो बहुत दुखी है बट वो अपोजिट इमोशन शो करेगा। कैसे, खुश होके, ठीक है, ओवर एक्टिविटी दिखाएगा। तो वो क्या था, हमने मेनिया में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी सेम यही है कि साइकोडायनामिक थ्योरी में फ्रूड ये बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जो है अपने किसी लव्ड वन को खो दे, या कोई इंपॉर्टेंट चीज उससे मिस हो जाए, इंपॉर्टेंट चीज को अगर वो खो दे, तो उस कंडीशन में पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई बच्चा है, उसने अपने किसी पेरेंट्स की उसकी डेथ हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करेगा कि मेरी वजह से डेथ हुई है। ठीक है, मैं कुछ कर सकता था। तो ये कंडीशन जो है वो सेल्फ ब्लेम वाली, वो कहीं ना कहीं पेशेंट को कंटिन्यूसली डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, जैसे आप सिंपल सी एक बात समझो, कोई भी अगर सदमा हमारी जिंदगी में आएगा, या कोई भी सदमा अगर एक पर्सन की लाइफ में आ रहा है, तो उसको वो दो तरीके से मैनेज करेगा। ठीक है, या तो वो उसको बिल्कुल ही सदमे को झेल नहीं पाएगा, तो एक इंसान होता है बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो सदमा जो है वो बिल्कुल ही चुप हो जाएगा। और वैसे ही साइकोडायनामिक थ्योरी बोल रही है फ्रूड की कि पर्सन जो है वो किसी तरीके का सदमा झेल नहीं पा रहा है, स्ट्रेस झेल नहीं पा रहा है, उसकी बॉडी नहीं झेल पा रही स्ट्रेस, और जिसकी वजह से वो क्या है, स्ट्रेस की तरफ चला गया। ठीक है, सो दीज आर दी बेसिक थ्योरीज जो रिस्पॉन्सिबल है इन द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। तो हमने इडियोलॉजिकल फैक्टर्स में डिस्कस किया कि बायोलॉजिकल थ्योरीज एंड साइकोसोशल थ्योरीज कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इन द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स, अब अगर पर्सन डिप्रेशन से ग्रसित है, डिप्रेशन अगर उसको हुआ है, तो उसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे हम जब मेनिया हमने पढ़ा था, जब हमने मेनिया पढ़ा था, तो उसमें हमने ट्रायड ऑफ सिम्टम्स पढ़े थे। ठीक है, ट्रायड ऑफ सिम्टम्स पढ़े थे कि ओवर एक्टिविटी देखने को मिलेगी पर्सन के अंदर, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी और इंक्रीज आइडिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमने किसमें देखा था, मेनिया में। सेम लाइक डिप्रेशन में भी ट्रायड ऑफ सिम्टम्स आते हैं, जिसमें क्या रहेगा, सेम लाइक डिप्रेशन में भी ट्रायड ऑफ सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें सबसे पहला जो दिखेगा दैट विल बी डिक्रीज्ड, सबसे पहला जो सिम्टम रहेगा दैट विल बी डिक्रीज्ड मूड। मूड बिल्कुल एकदम लो हो जा रहा है, बिल्कुल एकदम पर्सन सैड हो जा रहा है, तो वो क्या है, डिक्रीज्ड मूड। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। और थर्ड जो आप सिम्टम देखोगे दैट विल बी डिक्रीज्ड आइडिएशन।
ठीक है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, ये 3 सबसे ज्यादा ऐसे खास सिम्टम हैं कि अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन है तो ये सिम्टम्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डिक्रीज्ड मूड। ठीक है, सबसे पहले है डिक्रीज्ड मूड। देखिए, जब हमने मेनिया पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि एक पर्सन को जब मेनिया डेवलप होता है ना तो वो एकदम से डेवलप नहीं होता कि वो एकदम से उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ रही है, एकदम से उसको डेल्यूजन्स आ रहे हैं, नहीं। हमने यहाँ पे भी सेम जस्ट कंडीशन है कि डिप्रेशन भी एकदम से नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा पर्सन दुखी होगा, थोड़ा सा होपलेसनेस की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उसको डेल्यूजन आएंगे, उसकी फिर कहीं ना कहीं साइकोमोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। तो ये सब जो चीजें हैं एक फेजेस में हो रही है, एक स्टेजेस में हो रही है। ठीक है, तो डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं जो डिक्रीज मूड हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं स्टेजेस में होता है। ठीक है, जैसे मूड का एलिवेशन स्टेजेस में हो रहा था वैसे ही मूड का डाउनवर्ड में आना, मूड का लो होना भी स्टेजेस में हो रहा है। तो सबसे पहले जो रहेगा दैट विल बी स्टेज 1। ठीक है, सबसे पहले जो रहता है दैट विल बी स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या रहेगा कि पर्सन जो है उसको माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है, पर्सन जो है उसको माइल्ड डिप्रेशन होगा, जहां पे उसको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माइल्ड डिप्रेशन देखने को मिलेगा जहां पे पर्सन को कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, होपलेसनेस, ठीक है, वर्थलेसनेस, यूजलेसनेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसके साथ एक और सिम्टम रहता है हेल्पलेसनेस। सो हेल्पलेसनेस भी एक सिम्टम रहता है। सो सबसे पहले जो स्टेज रहती है दैट विल बी माइल्ड डिप्रेशन। ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन जहां पे पर्सन को होपलेसनेस होगी, हेल्पलेसनेस होगी, यूजलेसनेस फील होगी, वर्थलेसनेस फील होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे पर्सन बोलेगा कि अब बिल्कुल कोई होप नहीं बची है। ठीक है, मैं मतलब मैं इनसिक्योर होगा। ठीक है, अपने आप को इन्फीरियर समझेगा। ठीक है, जिसको हम वर्थलेसनेस बोल रहे हैं। ठीक है, और उसको ऐसा लगेगा कि अब बस अब मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो दैट इज हेल्पलेसनेस। तो ये तीन चार चीजें जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ पेशेंट जो है वो क्रिटिसिज्म के बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। सेंसिटिव मतलब अगर आपने उससे ऐसा बोल दिया कि ऐसा तुमने क्यों कर दिया, तो वो इस चीज को एकदम फील कर जाएगा कि नहीं, इसने मुझसे ऐसा क्यों बोल दिया, शायद मेरे अंदर ही कोई खराबी है। तो दैट इज बहुत ज्यादा, अगर क्रिटिसाइज करो तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज 1 थी जहां पे क्या होगा, माइल्ड डिप्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो स्टेज रहेगी, नेक्स्ट रहेगा कि मॉडरेट डिप्रेशन, और इसी में रहता है, ठीक है, मॉडरेट और मॉडरेट एंड सीवियर डिप्रेशन। ओके, सो मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन जैसी चीजों में क्या होगा कि एक जो गिल्ट है, ठीक है, इसका डिल्यूजन आ जाएगा। ठीक है, सो आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी चीजें तो रहेंगी कि हेल्पलेसनेस रहेगी, ठीक है, हेल्पलेसनेस रहेगी, ठीक है, होपलेसनेस रहेगी, ठीक है, और वर्थलेसनेस की फीलिंग रहेगी, प्लस इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है दैट विल बी डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं सेल्फ ब्लेम की तरफ रहेगा। ठीक है, कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन उसकी लाइफ में, कोई भी स्ट्रेस आया उसकी लाइफ में, उसके लिए वो खुद को ही ब्लेम करेगा कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल।
ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड स्टेज, ठीक है, तो थोड़ी सी और बढ़ जाती है फर्स्ट स्टेज से। यहाँ पे सिर्फ पर्सन ऐसा सोच रहा है कि अभी मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अभी यहाँ पे सेल्फ ब्लेम वाली कंडीशन डेवलप नहीं हुई है। लेकिन जो सेकंड स्टेज है जहाँ पे मॉडरेट एंड सीवियर डिप्रेशन आ गया, वहां पे पर्सन अपने आप को खुद को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड स्टेज दैट विल बी डिप्रेसिव स्ट्यूपर, ठीक है। स्ट्यूपर वाली स्टेज मैंने बताई थी आपको, सिजोफ्रेनिया में मैंने आपको एक स्ट्यूपर एक वर्ड बताया था कि स्ट्यूपर बेसिकली क्या होता है कि पर्सन ने बिल्कुल अब रियलिटी से कट ऑफ कर दिया है, बिल्कुल रिजिड हो गया है, बिल्कुल एकदम ऐसे एक जगह ही ऐसे होके बैठा हुआ है, तो दैट इज स्ट्यूपर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे पर्सन की जो हेड होगा वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, डिल्यूजन किसका डेवलप होगा, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, ठीक है। निहिलिस्टिक डिल्यूजन आपको देखने को मिलेगा। निहिलिज्म डिल्यूजन वो डिल्यूजन है जहां पे पर्सन को ऐसा लगेगा कि मेरे माँ बाप रियल नहीं है, ये वर्ल्ड रियल नहीं है, ठीक है, ये सिचुएशन रियल नहीं है, ये पर्सन रियल नहीं है। तो ये सारी जो डिल्यूजन है, तो दैट इज निहिलिज्म का डिल्यूजन इसको बोलते हैं, ठीक है, जहां पे पर्सन को कोई भी चीज रियल नहीं लगती है। और ये एकदम इसमें पेशेंट जो है बिल्कुल हेड फिक्स करके बिल्कुल मूव नहीं करेगा, एक जगह बैठा रहेगा। सो इसका क्या है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट विल बी सुसाइडल थॉट्स रहेंगे, ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज है ऑफ डिप्रेसिव मूड, ठीक है। तो हमने तीन तरीके के मूड के स्टेजेस पढ़े कि तीन स्टेजेस होती हैं मूड डिप्रेशन मूड के, कि क्या रहेगी कि सबसे पहले माइल्ड डिप्रेशन जहां पे पर्सन हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस फील कर रहा है। और वहीं पे दूसरी स्टेज है कि मॉडरेट एंड सीवियर डिप्रेशन जहां पे एक चीज और ऐड हो जाएगी, पर्सन खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा। और तीसरा डिप्रेशन जहां पे क्या होगा, पर्सन को निहिलिस्टिक डिल्यूजन आना स्टार्ट हो जाएंगे कि कुछ चीजें भी रियल नहीं है, और साथ ही साथ सुसाइडल अटेम्प्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, सबसे पहला ट्राइड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहला सिम्टम था दैट इज डिक्रीज्ड। इसके अलावा आप कुछ साइकोमोटर एक्टिविटी में डिक्रीज देख सकते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। पर्सन एक जगह बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा है, ठीक है, जो भी उसके दिन भर के जो काम है वो नहीं कर रहा है, डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर उसको यहाँ से उस रूम में जाने में भी कहीं दिक्कत आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज की डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। ऐसे पर्सन एकदम से ऐसे सैड से, ठीक है, एकदम से डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी के फीचर्स शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि डिक्रीज्ड आइडिएशन, ठीक है, डिक्रीज्ड आइडिएशन भी ऐसे पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर है, वो उनकी जो जजमेंट की जो कैपेसिटी होती है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, थिंकिंग भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो इसकी वजह से इनके जो आइडियाज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं नहीं आ पाते। ये नहीं सोचेंगे कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे कोप अप करके इसको कैसे बाहर निकलूं, इससे बाहर कैसे मैं जाऊं, ठीक है, वो ये सब नहीं सोचते हैं। तो इसलिए इनकी जो आइडिएशन होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाते हैं। और ये भी एक मेजर सिम्टम देखने को मिलता है डिप्रेशन के अंदर। हमने बेसिकली तीन मेजर सिम्टम्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया कि डिक्रीज्ड मूड रहेगा, मूड किस तरीके से किन स्टेजेस में डिक्रीज हो रहा है वो हमने देखा। मोटर एक्टिविटी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो भी पर्सन की बहुत ज्यादा लो चली जाएगी, और साथ में आइडियाज भी नहीं आ रहे, पर्सन को डिक्रीज आइडिएशन भी हो जाएगा। तो ये जो तीन ट्राइड सिम्टम्स थे, जो तीन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे, जो कि एक पर्सन जो कि डिप्रेशन से अफेक्टेड है उसके अंदर देखने को ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो है, कुछ अदर फीचर्स भी रहेंगे डिप्रेशन के जो साथ ही साथ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहला है लिबिडो, ठीक है। लिबिडो मींस लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। तो ये भी एक पर्सन है, ये भी एक क्लिनिकल फीचर है जहां पे पर्सन को आप देख सकते हैं कि लिबिडो डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन जो है वो हो सकता है, ठीक है।
डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा चीजों पे, ठीक है, उसमें उसको डिफिकल्टी होगी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। बताएगा कि मुझे प्रीवियस मेमोरी याद नहीं है, मैंने कल क्या खाया मुझे याद नहीं है, कल क्या मैंने किया, मैंने कल आपसे क्या बात की मुझे याद नहीं है, तो पुअर मेमोरी के सिम्टम्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, एमेनोरिया जैसी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं अगर पर्सन जो है वो बहुत लंबे समय से कहाँ पे है, डिप्रेशन के अंदर है। फैटीग एंड कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो ये अदर फीचर्स हैं जो इंक्लूड रहेंगे ट्राइड सिम्टम्स के अलावा एक पर्सन के अंदर, ठीक है, ये ज्यादा क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो सेम जैसे हमने उसमें बात की थी कि हम क्या कराएंगे, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा जब मैं आपसे इटियोलॉजी डिस्कस कर रही थी तो मैंने एक टेस्ट का नाम बताया था, डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है, डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है, ये कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को चेक कर रहा है कि ओवर प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट है, डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट है। इसके अलावा बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स, वो 3 ट्राइड सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं तो भी आप एक पर्सन को डायग्नोस कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट इज ICD-10 क्लासिफिकेशन पे, ICD-10 क्राइटेरिया पे भी आप क्या कर सकते हो, एक पर्सन को क्या कर सकते हो, डिप्रेशन डायग्नोस कर सकते हो, ठीक है। अब ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर जैसे आप बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी जैसे टेस्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी जैसे आप टेस्ट यूज कर सकते हो। तो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर डिप्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेम जैसे हमने मीनिया में किया था, 3 पार्ट में हम ट्रीटमेंट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फार्माकोथेरेपी देंगे, फार्माकोथेरेपी रहेगी। सेकंड जो आप देंगे कुछ साइकोथेरेपी रहेंगी, और तीसरा जो रहेगा दैट विल बी ECT, ठीक है। सो फार्माकोथेरेपी में अगर हम बात करें तो हम इसमें देते हैं SSRI, ठीक है। SSRI क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हम देते हैं। इसमें एग्जांपल लाइक हम लिख सकते हैं सर्ट्रलिन, ठीक है। तो सर्ट्रलिन एक एग्जांपल है SSRI का। ये भी हम अगर कोई पर्सन है डिप्रेशन से तो हम उसके अंदर हम ये SSRI हम दे सकते हैं, ठीक है। TCA देते हैं, दैट इज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, ठीक है, जिसका एग्जांपल आप देख सकते हो इमिप्रामिन, ठीक है, और क्लोमिप्रामिन, ठीक है। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी हम क्या कर सकते हैं, एक पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रहता है दैट विल बी आपका ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स भी हम इसमें दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल नार्डिल हम इसमें देख सकते हैं, या मोनोप्लान दे सकते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। अदर एंटी डिप्रेसेंट्स की ड्रग भी, अदर एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, जैसे मैप्रोटेलिन वगैरह जो है, जो अदर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो हम पेशेंट के अंदर दे सकते हैं।
इसके अलावा अगर डिप्रेशन के साथ साइकोटिक सिम्टम्स इंक्लूड है तो उन कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो दीज आर द साइकोफार्माकोथेरेपी जो हम पेशेंट्स के अंदर देते हैं, पेशेंट्स को देते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिप्रेशन। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ साइकोथेरेपी भी हम पेशेंट्स को देते हैं, जैसे हम पेशेंट को लाइट थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, लाइट थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, ग्रुप थेरेपी बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जहाँ पे हम बहुत सारे लोग जो एक सिमिलर कंडीशन से सफर कर रहे हैं उनको बैठालते हैं ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो एक तरीके से ग्रुप थेरेपी जो है वो भी हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन थेरेपी लाइक योगा है। ठीक है, योगा वगैरह हम पेशेंट से करवा सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन है, योगा मेडिटेशन, तो रिलैक्सेशन थेरेपी वगैरह भी यूज कर सकते हैं। प्ले थेरेपी, प्ले थेरेपी भी दे सकते हैं। एंड सपोर्टिव थेरेपी मतलब उसको काइंड ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, बात करना, काउंसलिंग देना उसको, तो सपोर्टिव थेरेपी वगैरह भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम साइकोथेरेपी दे रहे हैं और फार्माकोथेरेपी दे रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनसे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, देन हम क्या करेंगे, ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पेशेंट्स को देते हैं। सो दीज आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज फॉर डिप्रेशन। नेक्स्ट कम्स टू नर्सिंग डायग्नोसिस। अगर हम बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो नर्सिंग डायग्नोसिस सबसे पहला क्या है कि हाई रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस। ठीक है, तो पर्सन जो है उसको बहुत ज्यादा रिस्क रहता है कि वो खुद को सेल्फ इंजर्ड कर ले। सो हाई रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस। अब ये क्यों रहेगा, सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस ड्यू टू डिप्रेस्ड मूड और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, की मैं किसी काम का नहीं हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है। दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या है कि पर्सन को जब ऐसा फील होने लगे तो वायलेंस का रिस्क उसके लिए खुद के लिए बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, एंड एंगर डायरेक्टेड इनवर्ड्स ऑन हिमसेल्फ, या फिर कोई सेल्फ ब्लेम वाली कंडीशन भी डेवलप हो सकती है कि पर्सन किसी चीज के लिए खुद को ब्लेम कर रहा है, तो उसके लिए भी वो क्या कर सकता है, खुद को हार्म कर सकता है। और इसका अगर एज एविडेंस बोले तो इट कैन बी एविडेंस्ड बाय injurious movement, okay, या suicidal thoughts या suicidal attempt। नेक्स्ट कम्स टू डिसफंक्शनल ग्रीविंग। डिसफंक्शनल ग्रीविंग मतलब एक नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस होती है जहां पे अगर कोई भी सिचुएशन हमारे पास आई तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उससे लड़ते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन की जो ग्रीविंग प्रोसेस है वो क्या है, डिसफंक्शन है। ठीक है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, मतलब यहाँ पे पर्सन जो है वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उस सिचुएशन को लंबे समय तक सैडनेस की तरह लेके जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज डिसफंक्शनल ग्रीविंग एंड दैट इज रिलेटेड टू रियल और परसीव्ड लॉस। ठीक है, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है तो उसकी कंडीशन में वो ग्रीव नहीं कर पा रहा है, उसे पता नहीं है उस चीज को किस तरीके से एक्सेप्ट करके आगे कैसे मूव ऑन करना है। तो दैट इज डिसफंक्शनल ग्रीविंग रिलेटेड टू परसीव्ड लॉस एंड इट विल बी एविडेंस बाय डिनायल ऑफ लॉस। वो अभी भी बोलेगा कि नहीं भाई ये पर्सन मुझसे दूर नहीं जा सकता, या फिर मेरे मदर की डेथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो दैट इज डिनायल ऑफ लॉस, अभी भी डिनायल में ही अटका हुआ है, तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिनायल ऑफ लॉस। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम डिस्टर्बेंस। एक सेल्फ एस्टीम पर्सन का खुद का डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि लर्न हेल्पलेसनेस, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से बार बार फेलियर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो बार बार जब उसको फेलियर फेस करने पड़ रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका सेल्फ एस्टीम हर्ट हो गया है, सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब हो गया है एंड इट कैन बी एविडेंस बाय सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म। ठीक है, इनसे जरा सा भी कुछ बोल दो, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी दिल पे बात लगा लेते हैं। तो सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म आप ऐसे पर्सन में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज डिस्टर्ब्ड स्लीपिंग पैटर्न। लोग ऐसे लोगों को या तो नींद नहीं आएगी, या तो नींद आएगी तो बहुत जल्दी उठ जाएंगे सुबह, तो स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। दैट विल बी रिलेटेड टू डिप्रेस्ड मूड एंड इट विल बी एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप। या तो नींद नहीं आएगी और या तो वर्बल कंप्लेंट्स बोलेंगे कि भाई हाँ मुझे नींद नहीं आती रात में। तो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी, वर्बल कंप्लेंट के थ्रू भी आप बोल सकते हो कि हाँ पर्सन जो है वो ये बता रहा है कि मुझे नींद नहीं आती। दैट विल बी डिस्टर्ब्ड स्लीपिंग पैटर्न related to depressed mood and it will be evidenced by difficulty in falling asleep and verbal complaint. So these are the nursing diagnosis. Okay. So
तो ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया, कहीं ना कहीं हमने अभी डिप्रेशन के बारे में डिस्कस किया। तो डिप्रेशन क्या था? एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन थी जहां पे जो पर्सन है वो लंबे समय तक सैड रह रहा है और उसकी डेली फंक्शनिंग उसकी वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। ठीक है, हमने इसके आईसीडी क्लासिफिकेशन की बात करी, इजियोलॉजिकल फैक्टर जिसमें हमने बायोकेमिकल्स या सॉरी बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखे, साइकोसोशल फैक्टर्स देखे, उसके बाद हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट ट्राइड सिम्टम्स को इन डिटेल डिस्कस किया और कुछ अदर फीचर्स भी डिस्कस किए थे। फिर हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात की थी, ट्रीटमेंट की बात करी थी कि हम कैसे साइकोफार्माकोलॉजी पेशेंट को दे रहे हैं और दूसरा साइकोथेरेपी कैसे दे रहे हैं पेशेंट्स को, और साथ ही साथ ईसीटी की भी बात की थी। इसके अलावा अब हमने लास्ट में हमने बात करी थी नर्सिंग डायग्नोसिस की। ठीक है, तो हमने इन डिटेल डिप्रेशन को डील किया था। अब नेक्स्ट जो डिजीज है, ठीक है, जो नेक्स्ट जो डिजीज है दैट विल बी बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, सो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेनिया, बहुत ओवर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, मोटर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो एक ऐसा इंडिविजुअल है। और एक ऐसा इंडिविजुअल है जो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन प्रेजेंट है। और एक और ऐसा इंडिविजुअल है जिसके अंदर कभी मेनिया है, ठीक है, एक मेनिया है और डिप्रेशन है। मतलब यही दोनों बीमारी अगर सेम इंडिविजुअल को डिफरेंट टाइम में हो जाए तो यही क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सेम बीमारी, ठीक है, सेम मतलब वही मेनिया और डिप्रेशन, ये दोनों ही बीमारी जो है वो सेम पर्सन, इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है दैट विल बी सेम पर्सन इन डिफरेंट टाइम। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन लेकिन डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइम। ठीक है, डिफरेंट टाइम में लेकिन ये सेम बीमारी एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है, मेनिया भी उसी के अंदर है, डिप्रेशन भी उसके अंदर है, लेकिन साइकिल्स में आ रहा है। ठीक है, जब मेनिया की साइकिल आई, ठीक है, मेनिया आया, उसके बाद नॉर्मल मूड चलेगा, एक इंडिविजुअल का नॉर्मल मूड चल सकता है, उसके बाद डिप्रेशन आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अब चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या बोला है कि बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है दैट कॉजेज एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, जिसको हमने बोल दिया है मूड स्विंग्स, कभी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तो कभी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। ठीक है, दैट कॉजेज एक्सट्रीम मूड स्विंग्स इंक्लूडिंग इमोशनल हाई मेनिया और जिसको हमने हाइपोमेनिया एंड लोज जिसको हमने डिप्रेशन बोला है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? पर्सन के अंदर एक्सट्रीम मूड स्विंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा खुशी की तरफ चला जा रहा है जिसको हम हाइपोमेनिया यूफोरिक स्टेज में चला जा रहा है, ठीक है, या तो क्या है? बहुत ज्यादा लो, ठीक है, बहुत ज्यादा लो डिप्रेशन में चला जा रहा है। ठीक है, तो एक और चीज जो बाइपोलर में ध्यान देने वाली है कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ये इतने ज्यादा डीप नहीं होते हैं जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिजीज में हो रहे थे। ठीक है, जैसे मेनिया में पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सॉल्टेशन एक्सटेसी वाली स्टेज में चला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पर्सन जो है उसका मूड जो है वो स्लाइटली अप रहता है। ठीक है, और दूसरा तरफ जो डिप्रेशन है वहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, सम काइंड ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट काइंड ऑफ डिप्रेशन पेशेंट को रहता है। ठीक है, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो है ये चीज याद रखने वाली है। सो अगर हम बात करें एज में, तो एज जो जिनकी एज 20 टू 30, 20 टू 40 ले सकते हैं, 20 टू 40 इयर्स ऑफ एज वाले जो पर्सन है उसके अंदर ये हमें बाइपोलर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीडी क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीडी 10 क्लासिफिकेशन की बात करें ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, तो आईसीडी 10 क्लासिफिकेशन में जब हमने मूड डिसऑर्डर्स पढ़ा था, सेम भाई F30 क्या था? मेनिया, ठीक है, F31 बाइपोलर था एंड F32 डिप्रेशन। ठीक है, तो आज अभी हम इसमें डिप्रेशन डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? F31 दैट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, तो हम F31 को हमने क्या बोला था? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है,
बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब हम इसको क्लासिफाई करें। ठीक है, इसको क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले F31.0 क्या रहेगा। देखिए F31.0 में क्या रहेगा कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है पेशेंट को, लेकिन जो अभी करंट स्टेज जो है उसकी भी करंट साइकिल कौन सी चल रही है, हाइपोमेनिया की चल रही है। ठीक है, तो रहेगा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड हाइपोमेनिया। ठीक है, यूफोरिया की स्टेज चल रही है पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है F31.1। ठीक है, जिसमें बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है, लेकिन अभी कौन सी करंट एपिसोड चल रहे हैं, करंट एपिसोड मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स। ठीक है, सो F31.1 में क्या है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की स्टेज है, और अभी करंट एपिसोड क्या चलेगा कि मेनिया तो है लेकिन अभी उसके अंदर कोई साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम किस में रखेंगे, 31.1 में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है F31.2। ठीक है, वही सेम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो करंट एपिसोड रहेगा, ठीक है, जो करंट एपिसोड है इज मेनिया विथ साइकोटिक सिम्टम्स। ठीक है, विथ साइकोटिक सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट आती है F31.3। तो अभी क्या है कि 31.2 में यही जो मेनिया है, अगर इसमें ही साइकोटिक सिम्टम्स आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि F31.2 मेनिया का एपिसोड चल रहा है, और उसमें भी मेनिया जो है उसके अंदर क्या है, साइकोटिक सिम्टम्स है, डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू F31.3, जहां पे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, करेंट एपिसोड क्या है, माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन। ठीक है, माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन है अगर, तो हम क्या बोलेंगे, F31.3 के अंदर रखेंगे उस पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है F31.4। वही सेम चीज आ जाएगी, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, करंट एपिसोड डिप्रेशन रहेगा, करंट एपिसोड डिप्रेशन without psychotic symptom, without psychotic symptom। ठीक है, अब क्या है कि डिप्रेशन, ऐसा डिप्रेशन जिसमें अभी कोई साइकोटिक फीचर्स नहीं आए हैं, तो उसको हम रखेंगे 31.4 में। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो F31.5 में क्या रहेगा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, वही करंट एपिसोड डिप्रेशन ही रहेगा। ठीक है, करंट एपिसोड डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर। ठीक है, विद साइकोटिक सिम्टम्स विद साइकोटिक फीचर्स। ओके, नेक्स्ट है लास्ट इज F31.6, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, और करंट एपिसोड जो रहेगा वो मिक्स्ड रहेगा।
ठीक है। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसमें करंट एपिसोड क्या रहेगा, मिक्स्ड रहेगा। सो ये बेसिकली आईसीडी क्लासिफिकेशन है किसका, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का, जहां पे जो हमने बोला कि F31 को हमने क्या बोला है कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर वाले जितने भी कंडीशंस है उनको हम कहां रखेंगे, F31 में रखेंगे। F31.0 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जहां पे अभी जो करंट एपिसोड उसके अंदर चल रहा है वो मेनिया चल रहा है। F31.1 जहां पे मेनिया में कोई साइकोटिक सिम्टम्स नहीं है और करंट एपिसोड मेनिया चल रहा है और उसमें कोई भी साइकोटिक सिम्टम्स नहीं है, तो उसको हम किसमें रखेंगे, 31.1 में रखेंगे। ठीक है, 31.2 में उसको रखेंगे जहां पे करंट एपिसोड मेनिया भी है और साथ में साइकोटिक सिम्टम्स भी डेवलप हो गए हैं पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट इज F31.3, इसमें हम क्या कैसे रखेंगे कि माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन अगर किसी को है, ठीक है, तो करंट एपिसोड अगर माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन चल रहा है बीपीएडी के अंदर, तो हम उसको 31.3 के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट इज F31.4, करंट एपिसोड अगर डिप्रेशन है और अभी उसमें कोई साइकोटिक फीचर्स डेवलप नहीं हुए हैं, तो उसको हम F31.4 पे रखेंगे। F31.5 बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, करंट एपिसोड डिप्रेशन चल रहा है लेकिन उसमें साइकोटिक सिम्टम्स जो है डेवलप हो गए हैं। ठीक है, और लास्ट है F31.6 जहां पे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर और करंट एपिसोड जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आईसीडी क्लासिफिकेशन है किसका, पूरा बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम एटियोलॉजी की बात करें तो हम, क्योंकि मैंने बोला आपको कि ये जो कंडीशन है ये बोथ मेनिया को इंक्लूड करती है और डिप्रेशन को इंक्लूड करती है, तो ऐसे जो इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, उनके अंदर आपको बोथ मेनिया के फीचर्स दिखेंगे, ठीक है, और डिप्रेशन के, सॉरी फीचर्स के, बोथ मेनिया और डिप्रेशन के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन के क्लिनिकल फीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, मेनिया में हमने पढ़ा था लाइक न्यूरोकेमिकल थ्योरीज हमने पढ़ी थी, ठीक है, न्यूरो केमिकल थ्योरीज पढ़ी थी, स्ट्रक्चरल थ्योरीज भी पढ़ी थी इसके अंदर, ठीक है, और साइकोडायनामिक थ्योरी पढ़ी थी। जस्ट इट इज जस्ट अ रिवीजन। ठीक है, हम आप प्रीवियस लेक्चर जाइए, प्रीवियस लेक्चर जो मूड डिसऑर्डर्स है जिसमें हमने मेनिया को इन डिटेल में डिस्कस किया, उसमें हमने ये सारी थ्योरीज को इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो साइकोडायनामिक थ्योरीज थी। ठीक है, तो ये सारी जो थ्योरीज थी इसको हमने इन डिटेल किसमें डिस्कस किया था, मेनिया में डिस्कस किया था। तो ये कहीं ना कहीं बाइपोलर भी अफेक्ट कराती हैं। डिप्रेशन जो हमने आज ही टॉपिक डिस्कस किया है उसमें हमने डिस्कस किया कि कुछ न्यूरोकेमिकल थ्योरी थी, इसमें भी न्यूरोकेमिकल थ्योरी थी। ठीक है, साथ ही साथ जीन्स किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, एंडोक्राइन थ्योरीज की बात करी थी, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम कैसे रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, साथ ही साथ आप देखो तो लास्ट किरकार्डियन रिदम साइकिल, ठीक है, किरकार्डियन साइकिल कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीजें हमने किसमें देखी थी, डिप्रेशन में देखी थी, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में। ठीक है, बायोलॉजिकल में। नेक्स्ट है इसकी साइकोडायनामिक थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, साइकोडायनामिक थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, कैसे डिप्रेशन हो रहा है। दूसरी चीज कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी भी है। ठीक है, तो ये सारी जो थ्योरी है ये क्या कर रही है, ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन और मेनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यही डिप्रेशन और मेनिया अगर एक ही इंडिविजुअल में हो जाए तो अलग अलग टाइम पे, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइपोलर बोल रहे हैं। तो सेम इटियोलॉजिकल फैक्टर्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी सेम मेनिया वाले पर्सन में और डिप्रेशन वाले पर्सन में हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, जस्ट एक रिवीजन करते हैं। तो मेनिया में क्या हो रहा था कि मूड का एलिवेशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एलिवेटेड इंक्रीज्ड मूड हम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंक्रीज्ड मूड देखने को मिलेगा। वहीं पे जो डिप्रेशन है वहां पे डिक्रीज्ड मूड देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो साइकोमोटर एक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ पे जो साइकोमोटर एक्टिविटी है ये क्या थी, बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड थी। और यहाँ पे डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी।
यहाँ पे इंक्रीज्ड आइडिएशन थे, इंक्रीज्ड आइडिएशन थे। यहाँ पे क्या है, डिक्रीज्ड आइडिएशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि बाइपोलर में क्या हो रहा है कि मेनिया डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, जब मेनिया की फेज चलेगी तो एक जो इंडिविजुअल है वो मेनिया वाले सिम्टम्स शो करेगा। ठीक है, और जब डिप्रेशन की फेज चलेगी तो डिप्रेशन वाले सिम्टम्स को शो करेगा। ठीक है, तो दो अलग अलग टाइम पे वो ये सारे फीचर्स को शो करेगा। तो दीज आर दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, इंक्रीज मूड, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज, और यहाँ पे क्या है, इंक्रीज आइडिएशन। वहीं पे डिप्रेशन में डिक्रीज मूड, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी एंड डिक्रीज आइडिएशन। ये हमने इंक्रीज मूड की स्टेजेस भी पढ़ी थी। ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज मूड की भी स्टेजेस पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो इसको भी सेम ICD-10 क्राइटेरिया से क्लासिफाई करेंगे एंड बेस्ड ऑन द साइन एंड सिम्टम्स। जो भी पेशेंट के करंट एपिसोड चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम ICD-10 क्राइटेरिया पे बात करेंगे। और दूसरा, जो भी साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट के, जो भी वो क्लिनिकल फीचर्स शो कर रहा होगा पेशेंट, उसके बेसिस पे भी हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। वही ट्रीटमेंट है। ठीक है, लिथियम देंगे पेशेंट को, फार्माकोथेरेपी में लिथियम है। ठीक है, वाल्पोरिक एसिड, वाल्पोरिक एसिड, ठीक है, सोडियम वाल्पोरेट दे सकते हैं। ठीक है, कार्बामेजेपाइन देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप SSRIs दे सकते हो पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हो। और साथ ही साथ अगर कोई साइकोटिक फीचर्स दिख रहे हैं तो एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फार्माकोथेरेपी है जो कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ थेरेपीज है, वही जो थेरेपीज हम मेनिया में दे रहे थे, वही जो थेरेपीज हम डिप्रेशन में दे रहे थे, वही साइकोथेरेपीज हम यहाँ पे भी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो साइको, वही साइको थेरेपीज हम वही यहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लास्ट हम ECT दैट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पेशेंट्स के अंदर देते हैं। सो दीज आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स में दी जाती है। ठीक है, सो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया अबाउट डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर इन डिटेल। ठीक है, सो डिप्रेशन को हमने बहुत इन डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ICD क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट को लेकर डिस्कस किया, और लास्ट हमने उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस देखा। वहीं पे दूसरी चीज हमने बाइपोलर डिसऑर्डर को देखा कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग समय पे जब हमें मेनिया की फेज दिखे या फिर हमें डिप्रेशन की फेज दिखे तो उसे हमने बोल दिया था कि वो क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। ठीक है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि सेम थी मेनिया और डिप्रेशन की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और ट्रीटमेंट को देखा। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज के टॉपिक में डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर अच्छे से समझ में आया होगा।